everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS, and today in our Target Prelims 2021 series, the constitutional body we are going to cover is Attorney General of India. AGI आपके UPSC प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर्स में प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आया है और 2019 में भी UPSC ने मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक से. तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत डिलीजेंटली कवर करना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो दिस टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है. रीज़न बीइंग के हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं मिस्टर के वेणुगोपाल, ही इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने AGI लगाया था और 3 साल के टेन्योर के लिए उनको AGI लगाया गया था. उसके बाद 1 साल की एक्सटेंशन उनको दी गई एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम कि उनको फिर से 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है. राइट, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत डिलीजेंटली कवर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो चलिए अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. ओके, तो जो AGI की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में बताई गई है. राइट, एंड आर्टिकल 76 में AGI की पोजीशन बताई गई है एंड उसमें लिखा गया है दैट AGI इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव इज़ द वन जो पॉलिसीज़ लेके आते हैं, जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. पार्लियामेंट जो एक्ट्स पास करती है उन एक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए सरकार कुछ पॉलिसीज़ लेके आती है. उन पॉलिसीज़ को एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो 2 तरीके का होता है. एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. जितने भी हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, और जो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है दोज आर जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. ऑल द UPSC सर्वेंट्स, जब आप लोग UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके सिस्टम में जाएंगे आप इसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने वाले हैं. अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन आता है. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट, प्लस प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में अटॉर्नी जनरल भी आते हैं. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है दैट अटॉर्नी जनरल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे उन केसेस को गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो एक इंडिविजुअल जो इन केसेस को फाइट करेगा वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सरकारी वकील जितने भी होते हैं अगर उनको एक हायरार्की में लगाया जाए तो सबसे ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे जो सरकारी वकील आएंगे वो होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो उसके बाद अब बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी की. ठीक है, तो अभी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताया गया है. सिर्फ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और ये चीज़ आपको सबको पता ही है कि प्रेसिडेंट जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो ही वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो इसका मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से तो किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं करेंगे. जो हमारी सरकार है, जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो जिस इंडिविजुअल को चाहेगी अटॉर्नी जनरल बनाना उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे. और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो रिज़ाइन भी देंगे प्रेसिडेंट को, और उनकी अगर रिमूवल की बात आती है तो रिमूव भी करेंगे प्रेसिडेंट. तो अपॉइंटमेंट भी, उनकी रेजिग्नेशन भी और उनका रिमूवल भी ये सब होगा प्रेसिडेंट के थ्रू. ठीक है, अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की. तो एक चीज़ और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि एलिजिबिलिटी के बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत ज़्यादा AGI के बारे में नहीं बताया गया है. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बताई गई है कि एक ही जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया गया है, और वो है दैट ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड
टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वो AGI की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, वो सबसे पहले तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया तो चाहिए ही, इसके साथ 3 क्राइटेरियाज है, उन तीनों में से एक क्राइटेरिया भी अगर मीट हो रहा है तो उसका मतलब वो जो इंडिविजुअल है वो जो AGI की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और वो उन 3 क्राइटेरियाज में सबसे पहला है कि वो जो इंडिविजुअल है ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। कम से कम 5 साल के लिए वो इंडिविजुअल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वो इंडिविजुअल ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट का जज हो। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एक इंडिविजुअल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का 5 साल से जज रहा हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल 2 साल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जज रहा हो, फिर 2 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज रहा हो। तो इस तरीके से उसके जो 5 साल हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो किसी भी तरीके से 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट का जज हो। क्लियर है? उसके बाद अब या तो ये क्राइटेरिया मीट करे, अब या फिर ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। अब यहाँ पे भी जो 10 साल का क्राइटेरिया है कि आपको 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, और यहाँ पे जो 10 साल का क्राइटेरिया है वो भी किसी भी तरीके से हो सकता है कि 10 साल चाहे तो एक ही हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, और या फिर वो 10 साल किसी एक हाई कोर्ट में पहले 3 साल रहा है, फिर किसी हाई कोर्ट में 3 साल रहा है, इस तरीके से उसके टोटल 10 साल हो रहे हैं। क्लियर है? और या फिर जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है he should have been an eminent jurist in the eyes of president। 3 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला तो ये है कि एक तो प्री रिक्विजिट है कि वो इंडिया का सिटीजन हो, और उसके अलावा इन तीनों क्राइटेरियाज में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट करे। या तो हाई कोर्ट का जज हो कम से कम 5 साल के लिए, या हाई कोर्ट का एडवोकेट हो कम से कम 10 साल के लिए, और या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। अब इस चीज़ को समझो कि सुप्रीम कोर्ट के केस में हमने कहा कि ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको मीट करना चाहिए। राइट? तो अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केस में ही एमिनेंट जूरिस्ट वाली जो एक कंडीशन है वो यहाँ पे है। दैट मीन्स कि अगर आप हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हो तो वहाँ पे एमिनेंट जूरिस्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो वहाँ पे नहीं चलता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केस में ही एमिनेंट जूरिस्ट वाला क्राइटेरिया चलता है। एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब क्या है? एमिनेंट जूरिस्ट मीन्स कि एक इंडिविजुअल है, उसने लॉ की डिग्री की हुई है, दैट मीन्स ही इज़ अ लॉयर बट ही इज़ नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि एक इंडिविजुअल है, उसने लॉ की डिग्री की हुई है, उसके बाद वो लॉ के प्रोफेशन में बच्चों को पढ़ा रहा है, और उस प्रोफेशन को काफ़ी टाइम से वो इंडिविजुअल कंटिन्यू कर रहा है। दैट मीन्स कि एक बहुत हाई एफिशिएंसी का वो इंडिविजुअल प्रोफेसर है व्हेन इट कम्स टू लॉ। उन्होंने बहुत सारी लॉ पे बुक्स लिख दी हैं, बट ही इज़ नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। और या फिर वो इंडिविजुअल ना तो जज है ना एडवोकेट है, ही इज़ ना ही प्रैक्टिसिंग लॉयर है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोफेसर है लॉ के रिगार्डिंग। दैट मीन्स कि वो एक एमिनेंट जूरिस्ट तो है, लेकिन वो जज नहीं है, वो एडवोकेट नहीं है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब क्या होता है। एमिनेंट जूरिस्ट मीन्स कि उन्होंने लॉ की डिग्री की हुई है, जो भी इंडिविजुअल जिन्होंने लॉ की डिग्री की हुई है वो एक जूरिस्ट है। लेकिन अगर बहुत ही हाई प्रोफाइल के जूरिस्ट है तो उनको इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये कुछ क्राइटेरियाज थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल इन क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। राइट? नेक्स्ट, ओके, अब बात करेंगे हम कि जो AGI है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनकी टेन्योर के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं की गई है।
नो टेन्योर हैज़ बीन फिक्स्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट के कितने साल के लिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट किए जाने चाहिए। ना तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एज लिमिट बताई गई है कि मिनिमम एज या फिर मैक्सिमम एज जो एजीआई है उनकी कितनी होनी चाहिए, और ना यहाँ पे टेन्योर बताई गई है कि एजीआई को कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझो कि जो एजीआई है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पोस्ट है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड पोस्ट है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने उनको जो भी उनका वफादार लगता है, जो भी एक ट्रस्टेड इंडिविजुअल लगता है, उनको वो एजीआई लगा देते हैं। और इसीलिए हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी नई सरकार आती है तो उनके आने के साथ साथ नए एजीआई को भी अपॉइंट किया जाता है, राइट। उसके बाद रिमूवल का प्रोसीजर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन कहीं भी जो प्रोसीजर है या ग्राउंड्स है रिमूवल के वो बताए नहीं गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो कहीं जो एजीआई हैं उनके रिमूवल का प्रोसीजर बताया गया है और ना ही कहीं ग्राउंड्स का। अभी इसी चीज़ को हम जो पहले बात कर रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड पोस्ट है, उस चीज़ से रिलेट करेंगे कि जो एजीआई हैं वो सरकारी वकील हैं। दैट मीन्स हर एक सिचुएशन में उनको सरकार को ही जवाबदेही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ है, उनकी हम आम लोगों की तरफ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिकॉज जो एजीआई हैं वो डायरेक्टली जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। वो अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सिर्फ सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ उसी इंडिविजुअल को एजीआई लगाया जाए वो जो के गवर्नमेंट के ट्रस्टेड इंडिविजुअल हैं। और इसीलिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने एजीआई की जो पोजीशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इस तरीके से उनको एनोनिमस रखा है, ना तो उनकी टेन्योर बताई गई है, ना ही उनके रिमूवल का प्रोसीजर और ग्राउंड्स बताए गए हैं। सो दैट कि जो भी एजीआई हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल रहें। गवर्नमेंट जब चाहे, अगर उनको लग रहा है कि एक इंडिविजुअल अपनी एजीआई की पोजीशन को मिसयूज़ कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के कहने में नहीं है, तो उसी वक्त जो गवर्नमेंट है वो उस एजीआई को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटा के नए अटॉर्नी जनरल को लगा सकते हैं। क्लियर है? तो द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल आर नॉट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ही और शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हमने इसके बारे में प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी कि जो एजीआई है वो प्रेसिडेंट के ही प्लेजर पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज जो प्रेसिडेंट है ही वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे एजीआई की ड्यूटीज़ के बारे में। तो हमने पहले भी बात की थी दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट के वकील हैं। सरकार जहां भी किसी भी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए लीगल मैटर्स में तो वो काम है एजीआई का। फॉर एग्जांपल सरकार को कोई पॉलिसी लेके आनी है एंड द गवर्नमेंट नोज़ कि अगर हम कोई भी ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो आगे जाके उस पॉलिसी के रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो कोई भी एक्ट हम लोग लेके आए हैं वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। तो यहाँ पे रोल आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, हु इज़ अ लीगल एक्सपर्ट। वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरीके से आप एक पॉलिसी को ला सकते हैं और किस तरीके से वो जो पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी मॉरल्स प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगी। फॉर एग्जांपल जब आर्टिकल 370 को कुछ साल पहले जब आर्टिकल 370 से रिगार्डिंग जब गवर्नमेंट ने चेंजेस किए थे, गवर्नमेंट ने जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया था, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया था या उसमें मॉडिफिकेशंस लाए थे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले किया वो था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप आर्टिकल 370 को डील कर सकते हैं ताकि जो भी आप चेंजेस लाना चाहते हैं अपने सिस्टम में वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाएं और उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी किसी भी तरीके की रिट फाइल ना हो, किसी भी तरीके के केसेस फाइल ना हो, राइट। सो ही एडवाइजेज द गवर्नमेंट अपॉन लीगल मैटर्स, ठीक है। एंड उसके बाद अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द केसेस, जो भी
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो भी केसेस लगेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के सरकारी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी केसेस लगेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी शंकरी प्रसाद केस है तो शंकरी प्रसाद केस में एक किसी इंडिविजुअल ने केस फाइल किया है तो वो इंडिविजुअल अपने जो लॉयर हैं उनको लेके आएगा और गवर्नमेंट की तरफ से जो केस है वो लड़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ही अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड। राइट, उसके बाद आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं लीगल मैटर्स में, और उस केस में एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ली जाएगी और दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट है उसी केस के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे AGI। राइट, और उसके अलावा डिस्चार्ज ऑल द फंक्शंस कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और या फिर कोई भी ऐसा लॉ आता है उस लॉ के थ्रू जो AGI को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी उनको भी वो डिस्चार्ज करेंगे। राइट, नेक्स्ट दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी में से यूजुअली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, दैट इज़ राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हमने बात की थी दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। राइट, तो ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी हाउस में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ही इज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में जो AGI है बिकॉज ही इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ही हैज़ नो राइट टू वोट। उनको वोटिंग का राइट नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो इसलिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं इसलिए वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं, अपने लीगल एडवाइस शेयर कर सकते हैं, बट ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट बिकॉज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं भी उनकी जो अलाउंसेस हैं उनको कितनी सैलरी मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये सब डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको जो भी प्रिविलेजेस हैं, उनको जो भी इम्यूनिटीज़ हैं वो दी गई हैं इक्विवेलेंट टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट, एंड अब इसके बाद एक और चीज़ को समझो कि जो AGI है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो चाहे गवर्नमेंट के वकील हैं, सरकारी वकील हैं, लेकिन ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और इसलिए वो गवर्नमेंट के जो केसेस हैं उनको तो फाइट करेंगे ही, साथ में वो अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो AGI की पोजीशन है उसके रिटायरमेंट के बाद भी वो जो अपनी लीगल प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। दैट मीन्स वो गवर्नमेंट के केसेस भी ले सकते हैं और अपने इंडिविजुअल केसेस, प्राइवेट केसेस भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि जो भी प्राइवेट केसेस वो लेंगे उन केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर एक केस में एक इंडिविजुअल AGI को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आके ये बोलता है कि हमारी तरफ से आप केस लड़ लो लेकिन हमारी जो ओपोनेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उस केस में जो AGI है वो केस फाइट नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ वो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेगी जितना टाइम वो उस पोजीशन में है, AGI की पोजीशन में है, उतना टाइम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। राइट, तो ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिविजुअल है उसका जो भी केस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, अगर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ना तो वो उस इंडिविजुअल को उस केस में ना तो वो एडवाइस करेंगे और ना ही उस केस में उस इंडिविजुअल की तरफ से फाइट कर सकते हैं। राइट, तो ये कुछ राइट्स एंड लिमिटेशंस थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये दैट ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो ही कैन नॉट वोट, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट। राइट, उसके बाद
उनको जो भी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट हैं, दो उनकी जो भी सैलरीज हैं वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई हैं, राइट। एंड ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, गवर्नमेंट के केसेस को भी फाइट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट जो उनकी जो लीगल प्रैक्टिस है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वो किसी भी केस में ना तो वो बोल सकते हैं, ना एडवाइस दे सकते हैं, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई केस फाइट कर सकते हैं, राइट। और इसी के साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनको असिस्ट करने के लिए वी हैव सॉलिसिटर जनरल्स एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। इसका मतलब कि AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट ही स्टेट्स में वी हैव एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल स्टेट्स में, ठीक है। और ये जो इनकी जो पोजीशन है वो आर्टिकल 165 में बताई गई है। इनके बारे में बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो एडवोकेट जनरल है वो स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के थ्रू होती है, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लीगल केसेस होंगे वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट फाइट करेंगे, राइट। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपके UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू।